हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ कर लिया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि 24 में एक इंसिडेंट हुई थी जिसमें पुलिस वाले जो हैं उनको जलकर मर गए थे। इसलिए गांधी जी ने जब देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वायलेंस जो है वो कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने वापस लिया तो कांग्रेस में कुछ लीडर्स ऐसे थे जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शंस होने वाले थे उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और इनमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू। आपको पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू के ये फादर थे, और CR दास, चित्तरंजन दास। तो ये दो जो लीडर्स थे उन्होंने इस ओर जो है वो कोशिश या एफर्ट्स करने शुरू किए, और उन्होंने ये फील किया कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ की को अपोज जो है वो काउंसिल में जाकर ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म्स, यानी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हमारे देश के, हमारे कंट्री के अगेंस्ट में हैं या जो फेवर में नहीं हैं, उनको रिफॉर्म किया जाए, उनको करेक्ट किया जाए। और ये कब हो सकता है, जब हमारे लीडर्स जो हैं वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पर वो जीत कर जाएं। तो अब ये तो आपको पता ही है कि इलेक्शंस जो हैं उसको लड़ने के लिए एक पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी बनाई। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था। ठीक, लेकिन इसी के साथ जो है कुछ यंग और रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस में, जिनका ऑब्जेक्टिव जो था वो कुछ और था। जैसे फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये जो दो लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए और तेज़ी से मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया या विड्रॉ किया गया तो इंडियन पॉलिटिक्स को दो फैक्टर्स ने जो है उस पर असर डाला या उस पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो उसमें पहला फैक्टर जो था वो था द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक, और ये ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन था एक, वो उसने इंडियन इकोनॉमी पर और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पर बहुत गहरा असर जो है इस डिप्रेशन का पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्राइसेस थे ग्रेन्स के वो 1926 से जो है कम होने शुरू हुए, और 1930 के बाद जो है वो मतलब ऐसे हो गए कि उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं था। ठीक है, अब क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स की जो डिमांड थी वो कम हो गई, और इसलिए एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया। तो जो लोग
एग्रीकल्चर कर रहे थे वो अपनी क्रॉप को बेचने में बड़ी मुश्किल का सामना उनको करना पड़ रहा था। और जब उनकी क्रॉप जो है वो सेल नहीं हो रही थी, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्हें अपना जो लैंड रेवेन्यू था उसको भी पे करने में बहुत दिक्कत या बहुत परेशानी आने लगी। और इसलिए जो है 1930 में उन्होंने कहा कि हमारे टैक्सेस में जो है कुछ रिलैक्सेशन किया जाए। गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड की, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है उनके टैक्स को कम करने के लिए या रिड्यूस करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब एक तो उनकी क्रॉप नहीं बिक रही थी, टैक्स देना पड़ रहा था। तो 1930 आते आते जो फार्मर्स थे वो बहुत पुअर कंडीशंस में आ गए। तो और एक तरीके से क्रॉप क्राइसिस जो है वो उसको फेस करना पड़ रहा था फार्मर्स को। ठीक है, आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने में जब इसे रखा गया तो इंडियन मेंबर्स जो थे उन्होंने इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो बताए। और जब ड्रॉबैक्स बताए, यानी कि जब इंडियन मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं थे, तब क्या हुआ, इसके रिजल्ट में या इसका जो रिजल्ट क्या हुआ, साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया 1927 में और उससे ये कहा गया कि भाई तुम जाओ और वहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उसको वहाँ पर देखभाल कर डिस्कस करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करो। अच्छा, अब ये जो कमीशन था, साइमन कमीशन जिसका नाम था, उसमें उसके जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, इस नाम को याद कर लो क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है हु वॉज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। तो आप आंसर में लिखोगे सर जॉन साइमन वॉज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। तो उनको क्या दिया गया था, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया गया कि आपको एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन इंडियंस ने इसको जो है वो बाइकआउट कर दिया और उन्होंने, यानी कि जितनी पार्टीज थीं, उन्होंने एक स्लोगन बनाया, गो बैक साइमन, यानी कि साइमन वापस जाओ। तो इस तरह से साइमन जहाँ भी गए, साइमन कमीशन जहाँ भी गया वहाँ पर उसको इन स्लोगन्स को फेस करना पड़ा। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि सर जॉन साइमन जो थे वो इसके हेड थे और इसके अलावा 7 मेंबर्स और थे। तब सवाल ये उठता है कि जब 7 मेंबर्स थे तो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि इसका एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। अब सोचने की बात यह है कि इंडिया की प्रॉब्लम के बारे में इंडियंस ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, ना कि ब्रिटिशर्स या बाहर के लोग। तो इसलिए सारी पार्टीज ने इस कमीशन को बाइकॉट किया या इसको नहीं माना। इसके अलावा जो कमीशन अपॉइंट किया गया था उसमें इंडियंस को कहीं भी स्वराज नहीं दिया गया या स्वराज का कहीं कोई जिक्र था ही नहीं। इस स्वराज के बारे में नहीं कहा गया, किसी भी कोई भी टर्म्स ऑफ कंडीशन स्वराज से रिलेटेड थी ही नहीं। और जबकि इंडियंस की जो डिमांड थी वो केवल स्वराज थी। ठीक है, तो इसलिए
जो मुस्लिम लीग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और अदर पार्टीज़ ने साइमन कमीशन को जो है अपोज या प्रोटेस्ट करने को डिसाइड किया या प्रोटेस्ट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने पूरे कंट्री में हड़ताल जो है ऑर्गेनाइज की। जब कमीशन इंडिया में 1928 में आया, ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशंस में बैनर्स जो हैं, डेमोन्स्ट्रेटर ने बैनर्स ले रखे थे और वही गो बैक साइमन के स्लोगन जो हैं वो सब लोग लगा रहे थे। और इस तरह से जहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशंस, यानी कहना चाहिए साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ पर उसको डेमोन्स्ट्रेटर्स ने जो है डेमोन्स्ट्रेशन का सामना करना पड़ा सब जगह। इन डेमोन्स्ट्रेशंस में पुलिस ने लाहौर में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था वहाँ पर लाठीचार्ज किया और ये बहुत ही ब्रूटल और क्रूअल था। और इस लाठीचार्ज का रिज़ल्ट ये हुआ कि जो नेशनलिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, वो घायल हुए और 1 मंथ के बाद 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन था और इसका क्यों आया, ये क्या इसका रिजल्ट था, ये जो है आपको मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पूर्ण स्वराज। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, इनका नाम भी याद कर लो क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में इनको पूछा जाता है। तो वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने क्या किया, इंडियंस को जब उन्होंने देखा कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी अपोज कर रहे हैं, काफ़ी गुस्सा है और किसी बात को मानने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए कहा और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बुलाया और अक्टूबर 1929 में जो है उन्होंने इनवाइट किया इंडियंस को, जितनी पार्टीज थी उन्हें और जो लीडर्स थे उनको। ठीक है, और दिसंबर 1929 में अक्टूबर 19 हाँ, इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि यूनियन स्टेटस का मतलब पहले समझ लो कि 1 मार्क में पूछा जा सकता है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप सेल्फ रूल, आप अपने रूल बनाओगे, अपने आप जो है आप अपने पर रूल करोगे, लेकिन आप रहोगे अंडर क्राउन। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है। कुछ मतलब कॉलेजेस होते हैं उनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है, वो अपने लॉ बनाते हैं, अपनी रूल्स बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉलेज को चलाते हैं। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको यूनिवर्सिटी की बात माननी पड़ती है जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में वो कॉलेज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो इसी तरह से वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इंडिया को कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम लोग प्रॉब्लम जो है, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये जितनी भी इंसिडेंट्स हैं, ये सारी की सारी इंसिडेंट्स रिलेटेड हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट,
जो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक होगा। ठीक है, तो किसी किसी आपकी बुक्स में लिखा भी है कि टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ज़रूरत क्यों हुई उसको मैं आपको बता दूं। एक तो चीज़, जब चौरी चौरा में इंसिडेंट हुई थी तब वो गांधी जी ने देखा कि वो लोग, ये मूवमेंट जो था वो वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया। ठीक, अब हुआ क्या था, फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि गोरखपुर में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था बाजार में, जो वायलेंट हो गया और 20 से ज़्यादा पुलिस वाले मारे गए, पहली चीज़। तो इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। दूसरी चीज़, गांधी जी ने ये महसूस किया कि सत्याग्रही को मतलब एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि मूवमेंट को किस तरह से करना है। ठीक है, और उनको अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो तैयार हो सकें एक मास स्ट्रगल के लिए। ठीक है, और तीसरा, कांग्रेस में कुछ लीडर्स थे जो स्ट्रगल से ऊब गए थे, यानी कि अब वे स्ट्रगल किसी भी कंडीशन में करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें केवल एक ही पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, वो थी जस्टिस पार्टी, और ये जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण से बिलोंग करती थी। लेकिन अब क्या था, अब यहाँ पर डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया। तो वो कांग्रेस लीडर जो हैं वो क्या चाहते थे, इलेक्शंस लड़ना चाहते थे और प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन लड़के वहाँ पर जाना चाहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताना चाहते थे कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो इंडिया के लोग थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर बढ़ रहे थे। डिसोबीडियंस का मतलब होता है नॉट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड लॉस। ठीक है, तो अब जब लॉर्ड इरविन ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का देने के लिए कहा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के लिए बुलाया कि अभी आप जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो उसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि ऑल पार्टीज़ को बुलाया गया था। ठीक है, अब देखिए पूर्ण स्वराज। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि साइमन कमीशन को ऑल ओवर इंडिया डेमोन्स्ट्रेशंस को फेस करना पड़ा। ठीक है, और तो अब जब लॉर्ड इरविन ने देखा कि भाई स्थिति बहुत ख़राब हो रही है तो उन्होंने ये सोचा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी तरफ किया जाए, और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। और उस कोशिश में उन्होंने 1929 अक्टूबर में डोमिनियन स्टेटस, जो मैंने आपको अभी बताया था, इंडिया के लिए देने के लिए कहा, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुलाई। ठीक, अब देखिए लाहौर सेशन, ये मैप क्वेश्चन भी आता है आपको लोकेट करने के लिए दिया जाता है। तो लाहौर सेशन एंड डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज। तो वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने कोई भी एश्योरेंस
देने के बजाय केवल अनाउंस किया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज की होगी लंदन में और साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को डिस्कस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। ठीक, अब जो ये अनाउंसमेंट किया गया था ये कांग्रेस जो उम्मीद कर रही थी उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो कांग्रेस ने क्या किया, लाहौर सेशन में, जो लाहौर में इनका सेशन बुलाया गया कांग्रेस का, और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड कर रहे थे और ये कांग्रेस सेशन लाहौर में दिसंबर 1929 में जो है वो बुलाया गया। और इसमें कांग्रेस ने जो है वो एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन क्या कहते हैं, प्रपोजल, ठीक है, एक प्रस्ताव रखा गया और उसमें कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम जो है बायकॉट करते हैं या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया, पूर्ण स्वराज का की डिमांड कर दी। ठीक है, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल माना और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डिसाइड की गई कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1930 जो है, क्योंकि दिसंबर 1929 में तो सेशन बुलाया गया था, लेकिन इसमें यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है वो पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। और गांधी जी ने ये भी कहा कि और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। ठीक, तो 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट में 11 डिमांड्स जो हैं वो एक लेटर लिखते हुए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को ये 11 डिमांड्स रखी। ठीक है, आप कभी कभी लोग पूछते हैं भाई व्हाट वर द 11 डिमांड्स, तो आपके सिलेबस में टोटल 11 डिमांड्स नहीं हैं। इनमें से जो डिमांड्स हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे टोटल प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। दूसरा, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करना, क्योंकि डिप्रेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, इसलिए फार्मर्स की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं थी। एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट पर जो टैक्स लग रहा था उसको ख़त्म करना। और फॉरेन क्लोथ पर प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाना ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो इम्प्रूवमेंट कर सकें और वो अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और बताई जाती है कि ये जो आइडिया था वो इसलिए कहा गया कि जो ये डिमांड्स रखी गई, ये डिमांड्स ऐसी थी कि इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शन से रिलेटेड थी। कि कोई भी सोसाइटी का सेक्शन ये नहीं कह सकता था कि भाई हमारी डिमांड इसमें नहीं है। ठीक है, तो जितनी इंडियन सोसाइटी की क्लासेस थी या सेक्शंस थी वो अपने को रिलेट कर रही थी इन डिमांड से, और जब सारे लोग इस डिमांड से रिलेटेड थे तो यूनिटी होना नेचुरल है। तो उन्होंने क्या किया, वाइसरॉय से जो लेटर लिखा था उसमें वाइसरॉय को बताया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो हम
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे। लेकिन वाइसराय ने गांधी जी की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी और उन्होंने क्या कहा, गांधी जी की डिमांड जो हैं वो ठीक नहीं है, अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मीन्स डिमांड्स विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी की डिमांड जब पूरी नहीं हुई, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो लेक्चर। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।